तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हिस्ट्री इतिहास की बुक में हम लोग एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं। आप लोग को पहले ही पता है। तो हम लोग इतिहास की बुक में अभी जो भी टॉपिक था, मेरा पहला टॉपिक था नेपोलियन, दूसरा टॉपिक था मेटरनिक और तीसरा टॉपिक था मेरा 1830 की क्रांति और चौथा टॉपिक था मेरा 1848 की क्रांति। उसके बाद जो मेरा टॉपिक आया था इटली के एकीकरण का टॉपिक आया था, जिसमें से हम पहले बताए थे कि इटली के एकीकरण को पढ़ने के बाद पहले हम किसी के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले हम उस मैजनी के बारे में जानेंगे, जो अगले क्लास में हम लोग मैजनी के बारे में जान चुके हैं। एंड इस क्लास में हम लोग कांट काबुल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग गैरीबाल्टी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग बिस्मार्क के बारे में जानेंगे। हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। इसलिए हम लोग इटली के एकीकरण पढ़ने के बाद सबसे पहले पढ़ने से पहले इटली के एकीकरण पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानना है, इस सारे बंदे के बारे में जानना है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कि इटली का एकीकरण क्या है, इटली के एकीकरण में क्या प्रॉब्लम है, या मतलब बोला जाएगा कि कांट काबुल का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था और बिस्मार्क का क्या योगदान था और गैरीबाल्टी का क्या योगदान था। इसी तरीके से जितने भी लोग हैं सभी के बारे में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में पहले से जानते रहिएगा तो आप उसको आराम से लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कांट काबुल कौन था। ठीक है, कांट काबुल बहुत खतरनाक बंदा है, इसके बारे में थोड़ा गौर से करिएगा। मैं इससे पहले वीडियो में क्लास में हम लोग पहले ही मैजनी के बारे में, नेपोलियन के बारे में, मेटरनिक के बारे में पढ़ चुके हैं। 1848 की क्रांति भी हो चुका है। ठीक है, अगर अभी तक वो नहीं देखे तो वीडियो का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, दे दिया गया है, वहां जाए और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन कराए गए वो सभी क्लास को अटेंड जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कांट काबुल कौन था। किधर दूर की आवाजें आती है उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि कांट काबुल कौन था। लिखा है मैंने कि कांट काबुल पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। कौन था? ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको आ सकता है कि कांट काबुल कौन था, तो वहां पे लिखा रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, सॉरी इंडिया कहते हैं, मतलब लिखा रहेगा प्रेसिडेंट था, चीफ मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, क्या था नहीं था सारा चीज। तो आप याद रखिएगा क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, पिडमॉन्ट का, कहाँ का? पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। क्लियर है। आगे आते हैं, जिनका जन्म जमींदार परिवार में हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था वो जमींदार परिवार में था, मतलब इसके जो मतलब दादा परदादा बाप से थे वो जमींदार थे। जमींदार का मतलब, कहने का मतलब यही है, जिसके बाद जो जमीन का उल्टा फेरी करता है उसे जमींदार कहते हैं कि नहीं। तो मतलब पिडमॉन्ट का जो ये था खानदान का, वो जमींदार खानदान से बिलोंग करते थे, है ना, संबंध रखते थे, जमींदार खानदान से वो संबंध रखते थे। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कि जिसने अपना शुरुआती जीवन एक सैनिक से शुरू किया था। पिडमॉन्ट कहते हैं, कांट काबुल ने अपनी जिंदगी का शुरुआत एक सैनिक से शुरू किया था। कहां से? एक सैनिक जो होता है ना, तो सैनिक होता है जो बॉर्डर पे रहता है, वो सैनिक, उसी से अपना शुरुआत किया था पिडमॉन्ट ने, है ना। पिडमॉन्ट कहते हैं, सॉरी, कांट काबुल ने पिडमॉन्ट तो देश है जो कांट काबुल का प्रधानमंत्री वहां का था। तो मतलब कहते हैं कांट काबुल जो है वो सैनिक, अपने जीवन एक सैनिक से शुरू किया था। जैसे होता है कि अपना जीवन क्या चीज से शुरू करता है, जैसे मैंने अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की वो एक टीचिंग लाइन से स्टार्ट की, है ना, एक टीचिंग लाइन में आया हूँ, उसकी जिंदगी स्टार्ट की। तो वैसे ही जैसे कांट काबुल ने अपनी जिंदगी एक सैनिक के रूप में, सैनिक से स्टार्ट की थी, शुरू किया, लेकिन बाद में उस पद से इस्तीफा देकर राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ाया। मतलब पहले क्या था, शुरुआती जीवन जो था, पहला जो जिंदगी जीना स्टार्ट किया था जिस टाइम कांट काबुल, वो सैनिक लाइन में घुसा पहले। उसके बाद वो सैनिक के बाद जब सैनिक लाइन से पूरा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, कुछ भी मन भर गया, कुछ भी हुआ, तो उसके बाद सैनिक से हट करके उसमें इस्तीफा दे दिया उसने सैनिक से, और इस्तीफा देने के बाद वो राजनीतिक की तरफ अपना कदम बनाया, राजनीतिक की तरफ अपना कदम बढ़ाया शुरू किया। 1848 में वह देश का संसद का सदस्य बन गया। 1848 में वो देश का, पिडमॉन्ट देश का सदस्य बन गया, है ना, संसद का सदस्य बना। किसका बाबू? संसद का एक सदस्य बन गया। क्लियर है। कौन? कांट काबुल। पहले सैनिक था, सैनिक के बाद उसने क्या किया, इस्तीफा दे करके वो राजनीति में घुसा, और राजनीति में घुसने के बाद 1848 में संसद का सदस्य बन गया। संसद आपको पता होता है, हर एक देश में एक संसद होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो संसद का क्या हुआ, सदस्य बन गया। उसके बाद और बना, और बाद में 1852 में अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी टैलेंट के दम पर, है ना, पिडमॉन्ट देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्या बना हुआ? अपने टैलेंट के दम पर बाद में क्या हुआ, पिडमॉन्ट देश का प्रधानमंत्री बन गया। कौन? कांट काबुल। क्लियर है। तो अगर बाय द वे अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कांट काबुल कौन था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में कुछ लिखे, तो आप यहां से लेकर के आप यहां तक लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा, इतना लिखिएगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने इसके बारे में नीचे और लिखा है, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए
पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि कांट काबुल एक सफल राष्ट्रवादी था, एक सफल राष्ट्रवादी था। मैंने राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, इससे ये भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं पहले बताऊं, एक एक पॉइंट के हिसाब से मैंने स्टडी कराई है। जो जो एनसीईआरटी कह रहा है मैं सभी क्वेश्चंस को क्लियर बाय क्लियर करा रहा हूं, इसलिए आप उसको जरूर देख ले। प्लेलिस्ट में जाके जितने वीडियो, सारे वीडियो को जरूर व्यू करें, उसको जरूर देखें, वो क्लास अटेंड जरूर करें। तो मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ कि कांट काबुल जो था वो एक सफल राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में, एकीकरण के बारे में ऑलरेडी अभी नहीं पढ़ा, एकीकरण के बारे में नहीं पता, फिर भी एकीकरण वाला चर्चा बता। एकीकरण क्या होता है, लाइक मान लिया गांव है, तो गांव उखड़ा बुखड़ा पड़ा हुआ है, ले मान लीजिए छोटी सी गांव है, उसको मैं क्या करता हूँ, गांव को कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, गांव में कुछ बढ़िया सा करके उसे मतलब मेंटेनेंस करके एक गांव अच्छे सा गांव बनाना चाहता हूँ, उसे एकीकरण कहते हैं। लाइक मान लो कि यहाँ पे बोर्ड है, मैंने बोर्ड वहां पे रख दिया, बोर्ड को उठाया, यहाँ पे किया, यहाँ पे रखा, सेटअप किया, एकदम सेटअप उटअप करके लाइट उट लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे कैमरा शूट करके भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लाइक एक छोटा सा ये भी एकीकरण हुआ। तो एकीकरण का अर्थ होता है कि किसी चीज को, बिखरी चीज को उसको सही मेथड में लिख रख देना, उसे हम एकीकरण कहते हैं। तो मतलब ये इटली मतलब उखड़ा पड़ा हुआ था, जैसे इटली में कोई उधर छिटका हुआ था, कोई वो देश इधर था, वो राज्य उधर था, वो राज्य इधर था, तो जितने भी प्रॉब्लम हो रही थी इटली में, तो उसके एकीकरण करना चाहता था कौन, कांट काबुल। इटली के एकीकरण को मतलब इटली का एकीकरण करना चाह रहा था कांट काबुल। लेकिन इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा वो मानता था, सबसे बड़ी बाधा जो मानता था वो एक ऑस्ट्रेलिया को मानता था। किसका, ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग होता है और ऑस्ट्रिया अलग होता है। ऑस्ट्रिया जो होता है वो यूरोप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप में एक देश आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। आप सर्च मार के देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद वो मानता था किसको, ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था इटली के एकीकरण में। क्या होता था, जब ये इटली का एकीकरण सोचता था कांट काबुल, इटली का एकीकरण कर दें, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन आता था, ऑस्ट्रिया आ जाता था, इसलिए इटली का एकीकरण को नहीं बना पाता था कांट काबुल। तो उसने एक दिमाग लगाया, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती की। किसके साथ, फ्रांस के साथ। देखिए ये सब यूरोप में हो रहा है, ये कहीं उधर नहीं हो रहा है, यूरोप में। हम आपको पहले ही बताया यूरोप में 45 देश आते हैं, सारे देश के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। मैंने अभी बता रहा हूँ, अभी आप तक नहीं देखे तो वीडियो सब जरूर जाके देख लीजिएगा, क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको सारा नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो उसने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती की। कौन, कांट काबुल। कांट काबुल क्या किया, फ्रांस से दोस्ती किया, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हराने के लिए, है ना, हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, है ना, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। 1853 से 1854 के क्रीमिया आंदोलन में, वहां फ्रांस में एक आंदोलन चला था, क्रीमिया आंदोलन। कौन आंदोलन चला था, क्रीमिया आंदोलन, फ्रांस में हो रही थी। तो मतलब कांट काबुल ने क्या किया, इसी दिमाग लगा करके क्या किया कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कांट काबुल ने फ्रांस की ओर से आंदोलन में शामिल होने की घोषणा कर दी। मतलब जब 1853 से 1854 के बीच में फ्रांस में क्रीमिया आंदोलन हो रहा था, तो उस टाइम फ्रांस में जब क्रीमिया आंदोलन हुआ, तो उसमें कांट काबुल ने क्या किया कि उसने उसको मदद करने का मतलब बोले तो फ्रांस को मदद करने के लिए कांट काबुल ने बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। लेकिन उसने क्या बोला, कांट काबुल ने फ्रांस की ओर से आंदोलन में शामिल होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। मतलब किसी प्रकार का एप्लीकेशन भी नहीं दिया, किसी प्रकार से न्योता भी नहीं दिया कि भाई आपको मुझे आपकी जरूरत है, मुझे जो मेरा देश में फ्रांस में जो आंदोलन हो रहा है, क्रीमिया आंदोलन, उसके लिए आपकी सहायता की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन कांट काबुल ने आग्रह कर दी कि मैं आपकी सहायता में तैयार हूं। ठीक है, ये मच्छर आ रहा था, माफ करना। तो चलिए, तो भाई मैंने देख लिया था। तो मतलब क्या हुआ कि इसने बोला, किसने, कांट काबुल ने, कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। जब फ्रांस में क्रीमिया आंदोलन हो रहा था, लेकिन फ्रांस ने ऐसा कोई भी बात नहीं कहा कि क्या कहते हैं इसको, कांट काबुल को कि आपको मुझे हेल्प की जरूरत है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो वही कहा गया यहाँ पे कि आंदोलन में शामिल होने का घोषणा कर दिया, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसकी पूरी तरह से लाभ काबुल को प्राप्त हुई। समझ में आया बात? मतलब ये कहना हुआ कि जैसे मतलब आंदोलन में हाथ उड़ा, तो चलो ठीक है, फ्रांस बोला चलो ठीक है आ जाओ, तो मदद ले लिया, फ्रांस बुला लिया। जब वो जीत हुआ, तो इस जीत में कांट काबुल को इस क्रांति के दौरान बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ। इससे आगे भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना काफी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से इस चीज को याद रखिएगा और इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जब बात करेंगे कि इटली के एकीकरण में कांट काबुल का क्या योगदान था, तो हम इसी के बारे में लिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही था और फिर मिलेंगे हम लोग अगले नए क्लास में गैरीबाल्टी के साथ। फिलहाल अगर अब तक कोई भी क्लास आप इससे पिछले वाला क्लास अगर अटेंड नहीं किया तो जाके अटेंड जरूर कर ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।